तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ ली, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ ली, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक डाइपोल का अगर हम मतलब समझना चाहें तो ये समझिए कि इसकी जो फिजिकल एप्लीकेशन है वो हम लोग मैक्सिमम जो है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स में इसकी स्टडी की जाती है, मगर यहाँ पे हमारे सिलेबस में है तो आपको जनरल व्यू दिया जाएगा, डिटेल्ड व्यू नहीं, मतलब जनरल व्यू दिया जाएगा और कुछ दो केसेस है उसकी स्टडी की जाएगी। ठीक है, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? डाइपोल का मतलब जैसे मैग्नेट में क्या होते हैं, दो पोल होते हैं जिसे हम डाइपोल बोलते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ऐसे ही यहाँ पे पोल का मतलब हुआ कि दो चार्ज, मगर वो दो चार्ज कैसे होंगे? अपोजिट, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन कैरेक्टर में। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, और उनको कुछ सेपरेशन पे रखा जाता है, कुछ डिस्टेंस पे रखा जाता है। ठीक है, तो कुछ डिस्टेंस पे अगर दो चार्ज जिनकी साइन क्या हो, अलग अलग हो, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब एक्चुअल में इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप केमिस्ट्री में समझना चाहे तो केमिस्ट्री से ज्यादा अच्छा है। केमिस्ट्री के जो कंपाउंड्स होते हैं जैसे HCl हुआ या पोटेशियम ब्रोमाइड हुआ, KBr हुआ या फिर आपका H2O हुआ, तो इनसे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी मैं उस पर आता हूँ। पहले थोड़ा मैथमेटिकल और इसकी डेफिनेशन जो होती है, जो इंग्लिश में बोली जाती है या लिखी जाती है एग्जाम में, वो मैंने यहाँ लिखी हुई है, मगर आपको फिजिकली क्या होता है वो मैंने एक बार में समझा दिया है कि दो चार्ज रहेंगे विच इज अपोजिट इन साइन एंड सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ठीक है, बहुत सी जगहों पे इसको सेंटर मान के इसको L ले लेते हैं, इसको 2L ले लेते हैं, या पूरे को भी हम L ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी, तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, अ सिस्टम ऑफ टू अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस मतलब क्या हुआ? सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। ठीक, अ सिस्टम ऑफ टू अनलाइक चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड के kept at some fixed distance। कुछ फिक्स्ड डिस्टेंस पे क्या होगा, इसे हम रखेंगे, मगर ये जो डिस्टेंस होती है एक्चुअल में बहुत ही स्मॉल होती है। क्या होती है? बहुत ही स्मॉल होती है डिस्टेंस। ठीक है, तो अभी तो हम लोगों को समझना है, इसलिए हमें थोड़ा बड़ा बड़ा ब्रॉड व्यू दिखाना है, तो इसलिए हम लोग ने L डिस्टेंस इतना बड़ा रखा, बहुत छोटी होती है। ठीक, अब बात आती है कि हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम के बारे में बात कर ली कि क्या है कि कुछ फिक्स डिस्टेंस पे अनलाइक चार्जेस रखे गए हैं, तो ये क्या है? डाइपोल सिस्टम कहलाएगा। ठीक है हमारा, तो अब ये जो डाइपोल है इसकी स्ट्रेंथ किससे मेजर की जाती है? तो इसकी स्ट्रेंथ मेजर की जाती है डाइपोल मोमेंट से। तो हम एक्चुअल में जब डाइपोल अगर आते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल आते हैं, तो वहां पे हम उसकी डाइपोल मोमेंट ही कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वो उसकी स्ट्रेंथ बताती है। क्या बताएगी? स्ट्रेंथ बताती है। ठीक है, तो देखिए स्ट्रेंथ क्या बताती है? डाइपोल मोमेंट को, और डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि P वेक्टर इक्वल टू Q डॉट L वेक्टर। Q साइन के साथ नहीं लेना है। ठीक है, Q केवल चार्ज की वैल्यू हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और ये जो L वेक्टर है ये हम कन्वेंशनली लेते हैं क्या? निगेटिव टू पॉजिटिव। आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव, मगर इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, मींस नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये फ्लो करता है। तो ये दिमाग में बात याद रखिए, ये कन्वेंशन है। मैंने कन्वेंशन की पहले भी आपको बता चुका है कि जो दादा परदादा यूज करते आ रहे वही हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, हम कुछ नया नहीं सर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव में तो डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव नहीं। सारे स्टैंडर्ड बुक, कोई भी बुक आप उठा के देख लेना, यही कन्वेंशन लेके चल रहे, तो हम भी यही लेके चलेंगे, क्योंकि हम लोग इतना राइटर से ज्यादा नहीं जानते हैं। ठीक है, तो जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी। ठीक है, और ये जो L वेक्टर होगा, ये L वेक्टर आपको मालूम है, ये और इसकी डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में ये करेगा मूव, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ L वेक्टर की जो साइन होगी उसको हम लेके चलेंगे। ठीक है, L का मतलब ये मतलब है सर यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो, और उसका यूनिट वेक्टर कर देंगे। नहीं, नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, यूनिट डायरेक्शन, वो L वेक्टर को बताएगी। ठीक है, तो डाइपोल की डायरेक्शन बताएगी L वेक्टर को। यहां से ये मत कंसीडर कर लेना, ये जो डायरेक्शन है वो बताएगी L वेक्टर को, और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड इससे मालूम पड़ जाएगा, मगर जो डायरेक्शन होगी वो इसी की डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में क्या होगा? मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमें साइन बता देगा कि एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन वो नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर है। ठीक है, अब यहां देखिए कि इसकी यूनिट क्या होती है, हमें मालूम है चार्ज की क्या होती है यूनिट? SI, कूलम।
और लेंथ की क्या होती है मीटर, तो कूलम इंटू मीटर, ये एसआई यूनिट है। ठीक है, क्या है, एसआई यूनिट है। आपको बुकों में तो नहीं मिलेगा, मगर मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि देखिए कूलम बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। इस पृथ्वी पे अगर मैं चार्ज अगर कलेक्ट करना चाहूँ पूरी पृथ्वी पे, तो वो 1 कूलम के बराबर होगा नियरली। ठीक है, मान के चलिए। तो कूलम बहुत बड़ी होती है, तो जब हम चार्ज की स्टडी करते हैं तो माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम में यूज किया जाती है। ठीक है, वो क्वांटिटी बहुत ही स्मॉल होती है। ठीक, वैसे ही मीटर क्या है, बहुत बड़ी क्वांटिटी है, क्योंकि आप ये तो देखोगे नहीं कि दो मॉलिक्यूल के बीच में 1 मीटर की डिस्टेंस हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो एसआई यूनिट में और आपके लेवल पे क्या है, ये यूज किया जाता है एसआई यूनिट, कूलम इंटू मीटर। और जहां पे भी आप कहीं पे भी एंट्रेंस एग्जाम देंगे यही यूनिट पूछी जाएगी। बट थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि जो प्रैक्टिकल पर्पस होता है, जिसे हम होमोन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, मीन्स होमोन्यूक्लियर क्यों, जैसे कि H2 Cl2, मीन्स जो एटम है वो दो सेम एटम से, ये जो मॉलिक्यूल है वो दो सेम एटम से बने हुए हैं। ठीक, तो इसको बोलते हैं होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इन्हें, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। और ये जैसे HCl हुआ, NaCl हुआ, NaOH हुआ, इनको बोलते हैं हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। इनको क्या बोलते हैं, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये आपको केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, वहां पे भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की ही बात की जाएगी। ठीक है, 11th में फिजिकल केमिस्ट्री में आपको जो कोवेलेंट बॉन्ड्स पढ़ाए जाएंगे उसमें भी इन्हीं की ही बात की जाएगी। ठीक है, तो यहां समझ लेंगे तो आपको वहां बहुत इजी पड़ेगा। ठीक, तो हेट्रोन्यूक्लियर में क्या होता है कि दो अलग अलग मटेरियल होते हैं, दो अलग अलग एटम्स होते हैं, उनको कंबाइन करके हम क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो होमोन्यूक्लियर होते हैं उनका इलेक्ट्रिक डाइपोल 0 होता है। होमोन्यूक्लियर का इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, 0 होता है। क्यों, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्चुअल में आते कहां से, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के थ्रू आते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू पुल अ शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, मींस जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है वो क्या करते हैं, जो उनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं दूसरे एटम के पास जिनसे बॉन्ड बनाए रहते हैं, उनसे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेते हैं, जिसकी वजह से एटम से पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, जनरेट हो जाता है। तो जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की, तो यहाँ पे जो कूलम मीटर है वो एसआई यूनिट है, मगर जो प्रैक्टिकल व्यूज होते हैं, जो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो यूनिट यूज करते हैं हम सीजीएस में। किसमें यूज करते हैं, सीजीएस यूनिट में। और सीजीएस यूनिट में जो इसकी यूनिट होती है उसे बोलते हैं हम डी बाई। क्या बोलते हैं, डी बाई। ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने स्पेसिफिक हीट, सॉलिड स्टेट, थर्मल, थर्मोडायनेमिक्स, इन सब में इन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन रहा। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पूरी इनकी स्टैटिस्टिक्स की स्टडी है थोड़ी बहुत। ठीक, मगर इनका ज्यादातर जो वो रहा है वो कंट्रीब्यूशन वो थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स और सॉलिड स्टेट में रहा है। ठीक है, तो जो यूनिट है उसको क्या बोलते हैं, डी बाई, और इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो डी बाई होता है 1 डी बाई, वो एक्चुअल में कितना था, 3.34 इंटू 10⁻³ कूलम इंटू मीटर। ठीक है, मैंने बता दिया कि प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम डीवाई यूज करते हैं। ठीक, मगर आपके लिए कूलम इंटू मीटर। मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि हम जब मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं तो उनकी डिस्टेंस बहुत स्मॉल रहती है। क्या रहती है, बहुत स्मॉल रहती है। और यहाँ पे मीटर बहुत बड़ा चीज हो जाएगी। ठीक है, मीटर बहुत बड़ी यूनिट हो जाएगी, तो इसका मतलब हम क्या यूज करेंगे, और देखिए कितनी बड़ी क्वांटिटी है, कितनी छोटी क्वांटिटी है, डी बाई 10⁻⁻30। ठीक है, तो ये आपके क्या है, नॉलेज के लिए है, लिख लीजिएगा। ठीक, आगे यूज करते हैं मॉलिक्यूलर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, जैसे केबीआर होता है, जो मुझे याद है मैं वो बता दे रहा हूँ क्योंकि सबका नहीं याद है। पोटेशियम ब्रोमाइड, इसकी जो डाइपोल होती है वो होती है 10.5 डी बाई। ठीक, वाटर, इसकी जो होती है वो होती है 150 डी बाई। ठीक,
तो ये बहुत ज्यादा मतलब इलेक्ट्रिकली डाइपोल, इनकी इलेक्ट्रिक डाइपोल या डाइपोल मूवमेंट जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो जो होमोन्यूक्लियर होते हैं उनमें एक्चुअल में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का तो कोई मतलब ही नहीं रहता। दो एटम है, दोनों के पास सेम टेंडेंसी है, तो क्या करेंगे वो दोनों एक दूसरे को खींच ही नहीं पाएंगे। जब खींच ही नहीं पाएंगे इलेक्ट्रॉन को, तो क्या होगा, उस पर कोई भी डाइपोल मूवमेंट जनरेट नहीं होगा। इसलिए होमोन्यूक्लियर जो मटेरियल होते हैं ये H2Cl, इनके जो डाइपोल मूवमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और हेटेरोन्यूक्लियर के डाइपोल मूवमेंट जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं भी कभी कभार होता है कि कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। ये सब आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे कि किसके इलेक्ट्रिक डाइपोल जीरो होते हैं, किसके नहीं होते। तो अभी हमारा ये कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न है इसके न्यूमेरिकल और इसके मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, ठीक है। तो ये रही कुछ आपके लिए नॉलेज वाली चीज कि प्रैक्टिकल में हमेशा हम सीजीएस यूनिट यूज करेंगे, मगर न्यूमेरिकल में कूलम और मीटर लेके चलेंगे, ठीक। और ये चीज केवल आगे की बुकों में दी रहेगी, आपके लेवल पे कहीं पे भी किसी भी बुक में देख लीजिएगा आपको ये चीज नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इसके डायमेंशन की। डायमेंशन हमें मालूम है कि चार्ज का क्या होता है, देखिए आई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी, ठीक। तो क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, आई इंटू टी। आई का डायमेंशन क्या होता है, ए, और टी का टी, तो ए की पावर टी और ए की पावर 1 और टी की पावर 1, ठीक। और साथ में मीटर है, मीटर का क्या होगा लेंथ, तो ए की पावर 1, टी की पावर 1 और एल की पावर 1, ये इसका क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। ये एमसीक्यूज में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई भी कंपटीशन दीजिए ये जरूर पूछ लिया जाता है कहीं ना कहीं, ठीक। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि क्या है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। और कन्वेंशनली हम जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक डाइपोल की या मैग्नेटिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट की, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, वो क्या होती है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ लिख दिया, डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, मीन्स निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही क्या करती है ये डायरेक्ट करती है, ठीक है। और ये कन्वेंशनली लिया गया है, इसलिए मैंने यहाँ कन्वेंशनली लिख दिया है, ठीक। और ये दो जो ब्रैकेट में मैंने ये बॉक्सेस में बना के रखा, इससे एमसीक्यू लगभग हर साल आते हैं, हर साल एमसीक्यू आते हैं, कोई भी कंपटीशन हो, बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, ऐसे सब में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, ठीक। कि जो नेट चार्ज होता है इस डाइपोल सिस्टम का वो क्या होगा, जीरो, हमेशा याद रखिएगा। प्लस क्यू माइनस क्यू, अगर मैं ये सिस्टम कंसीडर करता हूं तो इसमें दो चार्ज है, प्लस क्यू माइनस क्यू सेम, तो दोनों को माइनस करोगे, अब प्लस करोगे तो एडिशन में क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट में नेट चार्ज जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। कहोगे सर जब नेट चार्ज जीरो तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होनी चाहिए, गलत। इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी जीरो नहीं होगी इसमें, ठीक है। बताता हूं क्यों नहीं होगी, ये कंसीडर करिए, एक माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, ठीक है। अब बात करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब हो सकती है, जब इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन हमारे क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगे किसी चार्ज पे, टेस्ट चार्ज पे, वही हमारी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की संभावना होगी, ठीक है। क्या होगी, संभावना होगी, या आइडिया लगेगा हमें कि ये सब कंडीशंस हैं, सिचुएशंस हैं, ठीक है। तो हमें मालूम है, हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो किया था जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो मानने की कोशिश की थी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसमें यह देखा था कि अगर दो निगेटिव निगेटिव हो या पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो बीच में हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगी, अदरवाइज आउटर में नहीं मिलेगी, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, या तो निगेटिव नेगेटिव हो या पॉजिटिव पॉजिटिव हो, तो हमें बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिल सकती है। मगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो तो उसका केस हमने नहीं लिया था, क्यों, क्योंकि ये इसी चीज के लिए बचा के रखा था। अब देखिए कैसे, यहाँ पे अगर मैंने एक यूनिट टेस्ट चार्ज रख दिया, अब मैं तीन कंडीशन लूंगा, एक इधर रखूंगा, एक इधर और एक इधर, ठीक है। देखिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी, ई माइनस क्यू लिख दे रहा हूं मैं, ठीक। और इसकी वजह से क्या होगी, ई प्लस क्यू। देखिए अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में तो कहना चाहिए सर यहाँ पे होनी चाहिए, पर नहीं है, क्यों, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए,
अब देखिए इससे और इसकी डिस्टेंस क्या है x, और इससे इस चार्ज की डिस्टेंस क्या है, मान लो l। तो जब डिस्टेंस ही डिफर है तो मैग्नीट्यूड सेम होंगे, नहीं होंगे। और अगर नहीं होंगे मैग्नीट्यूड सेम तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो कभी होगी, कभी नहीं पॉसिबल है, यहाँ पे नॉट पॉसिबल। ठीक, अब बात कर देखिए, यहाँ पे बात करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं क्यू नॉट चार्ज रखूं, अगर मैं यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज रखता हूं तो देखिए पॉजिटिव की वजह से नेट चार्ज किधर होगा, इस डायरेक्शन में, और निगेटिव की वजह से भी किधर होगा, इस डायरेक्शन में। लिख देता हूं ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू की वजह से और इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू की वजह से। देखिए सेम डायरेक्शन में है, अब सेम डायरेक्शन में तो भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी है तो मगर डिस्टेंस डिफर है। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, डिफर है, क्योंकि हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² के बराबर होती है पॉइंट चार्ज के लिए। तो आर स्क्वायर क्या है, यहाँ पर डिफर कर रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफर करेगी, तो मैग्नीट्यूड में सेम होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं कोई चार्ज को रखता हूँ क्यू नॉट, क्या रखा, यहाँ पे किसी चार्ज को क्यू नॉट को रखा। अब देखिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है भैया, यहाँ होगी ई प्लस क्यू। अब इसकी वजह से क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, मान लिया सर इस डायरेक्शन में होगी, फिर भी अपोजिट डायरेक्शन है। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपोजिट डायरेक्शन अगर है तो फिर आप कहोगे कि अरे सर अपोजिट डायरेक्शन है, इसका मतलब जीरो होने की संभावना है। मैं ठीक है, संभावना है या कंडीशन है या हो सकता है, ठीक है, सिचुएशन है कि हो सकता है, मगर मैंने अभी क्या बोला, यू डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी देखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड देखा तो भैया फिर से वही चीज कि यहां से अगर मैं यहाँ इसको x मान लिया, ठीक, तो यहां से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, इस चार्ज की l, इसका मतलब फिर डिस्टेंस डिफर करके, और अगर डिस्टेंस डिफर करके तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट है मगर मैग्नीट्यूड क्या है, सेम नहीं है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है तो डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब फिर भी ये नहीं होगा जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे आप देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल में किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख लीजिएगा, वो हमेशा क्या रहेगी, जीरो नहीं रहेगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पूरे सिस्टम की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसी एक चार्ज पे, वो क्या होगी, कभी भी जीरो नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो आइडिया हो गया होगा आपको कि क्यों नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ एग्जांपल मैंने दे दिए हैं। ये हेट्रोन्यूक्लियर, मैंने बता दिया होमोन्यूक्लियर नहीं देंगे डायपोल मोमेंट, ठीक है, हेट्रोन्यूक्लियर देंगे। ठीक, HCl, NaCl, NaOH, KBr, ठीक, ये सब क्या है, देते हैं आपको इलेक्ट्रिक डायपोल या डायपोल मोमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब ये कैसे करते हैं, केमिस्ट्री क्या, मैं बस थोड़ा आपको हिंट दे देता हूँ। HCl बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या, टेंडेंसी टू पुल द शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अगर इसके पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या कर देगा, कर लेगा अपनी तरफ, इसको खींच लेगा, ठीक है, शिफ्ट कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा इसका, वो क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा क्लोरीन की तरफ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, और कैसे बता सकते हो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो चीजें होती है वो मेटल कहलाती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होती है वो नॉन मेटल कहलाती है। तो क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, और इसकी जो हाइड्रोजन की पोजीशन है वो कंट्रोवर्शियल है, कभी ये मेटल्स की तरह ट्रीट करता है, कभी ये नॉन मेटल की तरह ट्रीट करता है। ठीक है, हाइड्रोजन में आप पढ़ोगे कि ये कंट्रोवर्शियल क्यों है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, मतलब मैंने बोला कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। जब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा कि आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आती है, बढ़ती है। तो क्लोरीन एकदम नोबल गैस के पास की चीज है, एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो देखिए, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। जब ये अपनी तरफ पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, बॉन्ड नहीं तोड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करता है, बॉन्ड नहीं तोड़ता है। तो जब शिफ्ट कर लिया तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, जब ये खींच लेगा तो यहाँ पे बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसे हम कहते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्या आ गया, पार्शियल नेगेटिव। तो इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया नेगेटिव हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी किसकी होगी,
यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी पार्शियल पॉजिटिव। अब देखिए प्लस क्यू माइनस क्यू, नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल बन गए डायपोल, डायपोल बन गए तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्या होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में। सेम यही चीज आपके ऑक्सीजन में होती है। ऑक्सीजन क्या करता है, यहां से एक पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, यहां से भी एक पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, बस पार्शियल डबल नेगेटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। ठीक, तो देखिए एक डायपोल ये बन गया, एक डायपोल ये बन गया, डायरेक्शन क्या होगी एक ये हुई और एक क्या हुई इस डायरेक्शन में, इन दोनों का रिजल्ट किधर आएगा समथिंग इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक, तो वाटर की इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होती है, दो हाइड्रोजन के बीच में रहती है, ठीक है, जो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल होती है। ठीक, तो ऐसे ही आपके हेटेरोनिकल के और भी जो NaCl है या NaOH माइनस है, तो ये सब क्या है आपके इलेक्ट्रिक डायपोल की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, और मैंने कुछ एलिमेंट्स को या मॉलिक्यूल्स को खोल के दिखा दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके दो और है कि अगर मैं टेस्ट चार्ज को एक्सियल पे रखूं, जैसे ये है तो इसके एक्सिस पे कहीं यहीं पे रख दूं मैं, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, और मैं इक्वेटोरियल मतलब इसके जो मिडिल पॉइंट है उसके कुछ डिस्टेंस ऊपर जो परपेंडिकुलर टू द सिस्टम में रखूं चार्ज को, जिसे हम इक्वेटोरियल बोलते हैं, तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी और एक्सियल पे क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो बात करते हैं। ठीक है, अब उसकी बात करेंगे, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक, बताया क्या कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल अगर रखा हुआ है तो उसी के एक्सिस पे अगर मैं किसी एक टेस्ट चार्ज रखूं तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी हम स्टडी करें। ठीक है, तो मैंने पहले बता दिया, फिर एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर मैंने लेट सपोज करिए यहाँ चार्ज रखा है एक्सिस पे, ठीक, तो इसकी वजह से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा दूर भागेगी पॉजिटिव से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये E प्लस क्यू मैंने नाम दे दिया, क्या दे दिया E प्लस क्यू, और निगेटिव चार्ज की वजह से निगेटिव चार्ज की तरफ जाएगी, तो ये इस डायरेक्शन में क्या हुआ E माइनस क्यू मैंने नाम चार्ज दे दिया। ठीक है, और ये कह दिया कि सेंटर से अगर हर चार्ज की डिस्टेंस L है तो दो के सेम है, सेंटर से मैंने माना ये सेंटर है वो, ठीक है, डायपोल का सेंटर है। ठीक, तो सेंटर से एक चार्ज की L तो दूसरे चार्ज की भी L, और सेंटर से इस यूनिट चार्ज की जो डिस्टेंस है वो मैंने क्या मान ली है R। ठीक है, इतना हम लोग ने assumption माना है बस। अब उसके बाद हमें मालूम है कि पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किस फॉर्मूले से निकलती है, इस फॉर्मूले से निकलती है, E = KQ/R²। ठीक, हम वेक्टोरियल फॉर्म में ले रहे हैं, लेट्स सपोज इसे x एक्सिस मान लीजिएगा, ठीक है, y एक्सिस पे भी कर सकते हैं, x एक्सिस पे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर करना चाहे तो आप y एक्सिस पर ले लीजिएगा तो भी सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो देखिए, तो E माइनस क्यू चार्ज, अगर मैं E माइनस क्यू वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो मीन्स अगर इस डायरेक्शन में मतलब माइनस एक्स डायरेक्शन में इधर जा रही है तो प्लस एक्स डायरेक्शन में। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, E माइनस क्यू किस डायरेक्शन में, माइनस एक्स डायरेक्शन में। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0, k की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0। ठीक, चार्ज साइन अगर हमने डायरेक्शन कंसीडर कर लिया तो साइन को फॉर्म में नहीं, साइन को हम उसके चार्ज को हम उसके साइन के फॉर्म में नहीं रखेंगे अगर हमने डायरेक्शन कंसीडर कर लिया तो। ठीक है, तो इसलिए हम चार्ज को क्यू मान के चलेंगे, इसको भी क्यू और इसको भी क्यू। क्यों, क्योंकि हमने डायरेक्शन कंसीडर कर लिए पहले ही। ठीक है, तो अगर डायरेक्शन नहीं कंसीडर करेंगे तो हम चार्ज को साइन के साथ रखेंगे। ठीक, ये चीज याद रखिएगा, अगर डायरेक्शन कंसीडर कर लिया तो चार्ज को साइन के साथ नहीं रखना है, और अगर डायरेक्शन कंसीडर नहीं किया तो चार्ज को साइन के साथ रखना है। तो मैंने डायरेक्शन कंसीडर किया इसलिए मैं साइन को चार्ज के साथ नहीं रखूंगा। ठीक है, तो देखिए 1/4π/Q, और यहां से माइनस क्यू की डिस्टेंस क्या है, ये R और ये L, तो क्या होगा R प्लस L, तो R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक, R को मैंने क्या लिया R प्लस L का होल स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, और E प्लस क्यू का क्या होगा, ये क्या होगा, ये R है और ये L है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, R में से अगर मैं L को माइनस कर दूं तो क्या मिल
जाएगी, मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक, तो वही चीज प्लस क्यू के लिए मैंने क्या लिखा, 1/4πε0 क्यू अपन r माइनस एल स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव एक्स, तो एक्स यूनिट मैंने क्या लिख दी, पॉजिटिव। ठीक, अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि अगर किसी पॉइंट पर हमें निकालना है तो दोनों चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका क्या होगा, वेक्टर सब होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ए प्लस वेक्टर और ई माइनस क्यू का वेक्टर। ठीक है, तो अब हम इस पे ये दोनों वैल्यू जो है ये और ये यहाँ पे मैंने क्या कर दी, इधर पुट कर दी है। ठीक, तो ये कुछ फॉर्म बनेगा कि 1/4πε0 क्यू हमने कॉमन है तो इसको मैंने कॉमन ले लिया, और ये पोर्शन मैंने ब्रैकेट के अंदर ही रखा है। ठीक, 1 + r - l का होल स्क्वायर एक्स वेक्टर प्लस 1/r + l का होल स्क्वायर एक्स माइनस वेक्टर। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि जो एक्स वेक्टर को कॉमन है तो मैंने एक्स वेक्टर को बाहर ले लिया, तो एक्स वेक्टर को बाहर ले लिया तो क्या आया, ये भी बाहर है और एक्स वेक्टर बाहर है, तो यहाँ अंदर क्या रहेगा, ये नेगेटिव साइन प्लस के साथ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा 1/r - l स्क्वायर माइनस 1 + 1/r + l का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको हमें मैथमेटिक्स से सॉल्व करना है, तो मैंने जब इसका एलसीएम लिया तो देखिए एलसीएम क्या लेंगे, यही होगा। ठीक, इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूं, होल का स्क्वायर, और ये a - b और a + b को हम क्या लिख सकते हैं, r² माइनस l का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं। ठीक है, इसको मैथमेटिक्स से सॉल्व करके ये लिख सकता हूं, तो वो चीज मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। ठीक, और जब एलसीएम लिया तो देखिए अगर ये एलसीएम लेंगे तो r माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बचा। ठीक, अब इसका एलसीएम इसके बेसिस पे लेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचा, इसका 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये यहाँ आ गया, एलसीएम ले रहे हैं। ठीक, ये सब आपको 10th 9th 11th में भी पढ़ाया गया होगा एलसीएम। ठीक, पढ़ाया गया है आपको, तो 6th 7th 8th में ही बस बता दिया जाता है, 9th से तो फिर सॉल्यूशन करने रहते मैथ के। ठीक, तो ये सिंपली मैथमेटिक्स है, तो ये फॉर्म आया। अब मैंने इसको a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर में खोल दिया, r² + l² + 2rl माइनस r² - l² + 2rl। ठीक, या माइनस है तो अंदर साइन का क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, जो पॉजिटिव वो नेगेटिव हो जाएगी, जो नेगेटिव को पॉजिटिव हो जाएगी, तो r² कैंसिल, l² कैंसिल, तो बचा क्या, 2 × 2rl, ये 2rl और ये 2rl, 4rl, इसको मैंने 2 × 2rl लिखा, इसका मतलब है इसी वजह से मैंने 2rl लिखा है। ठीक है, क्यों, क्या मतलब है, देखिए अगर मैं इलेक्ट्रिक डायपोल निकालना चाहूं मैग्नीट्यूड केवल मैग्नीट्यूड की बात करता तो वो क्या होगा, चार्ज और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, l और l, कितना हो गया 2l, तो p को हम क्या लिख सकते हैं, q × 2l। तो देखिए q है हमारे पास और ये 2 और ये l, क्या बन गया p, तो ये तो p बन गया और साथ में क्या आएगा 2r, तो क्या मैंने लिखना 2pr। ठीक है, यहां मैंने लिख दिया p = q × 2 × l। ठीक, क्योंकि जो डायपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, चार्ज और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपने 2l मानी है, क्या मानी है, 2l मानी है, एनसीईआरटी में भी 2l है, हमने भी 2l मान लिया, l मान के कर सकते हो, बस ये कि फिर फ्रैक्शन में आता है, कैलकुलेशन ज्यादा लेंथी हो जाती है। ठीक, तो ये इजी है, तो इसलिए इजी वे में हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ने इसे 2l मान लिया। ठीक, तो ये हमारे पास, इसको जब हमने कन्वर्ट किया तो क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड 2pr 4πε0 r² - l² का होल स्क्वायर x वेक्टोरियल। ठीक, यूनिट वेक्टर x। तो देखिए इसकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या होगा, इस पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो किधर लगेगी, इस डायरेक्शन में। और देखिए इलेक्ट्रिक जो डायपोल मोमेंट है वो क्या लगेगा, -q से +q, मींस डायपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन लगेगा। मींस अभी तक तो हम लोग ये पढ़े थे कि अगर डायपोल सिस्टम के अंदर की हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आती है, तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक मूवमेंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की। मगर जब हम एक्सिस की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ये दोनों क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में रहते हैं, ये हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया। ठीक, अब देखिए ये वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी, ये यूनिट वेक्टर है, तो देखिए
अगर मैं P डॉट R में लिखना चाहूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, P डॉट R को P R यूनिट वेक्टर कुछ होगा, लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर। वही चीज है कि P R और X वेक्टर को हम अगर ये लिख सकते हैं P R R वेक्टर, तो ये क्या P R X वेक्टर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं P वेक्टर डॉट R वेक्टर लिख सकते हैं। कोई हर्ष वाली बात नहीं है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है और ये क्या है, डायरेक्शन है, तो डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक, तो वही चीज थी, इसको मैंने क्या किया P डॉट R फॉर्म में लिख दिया और साथ में 4πε0 R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर फिर होल का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रही है, किस डायरेक्शन पे, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक तो कोई किसी को दिक्कत होनी चाहिए। सिंपली मैथमेटिक्स सॉल्व कर लिए, यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन भी कर दिया है। और यहाँ पे बस ये ध्यान देना है कि देखिए ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और साथ में यूनिट वेक्टर है, तो अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ P डॉट R, तो क्या होता है P R और कुछ यूनिट वेक्टर, तो ये देखिए ये लिखा हुआ है P R और कुछ यूनिट वेक्टर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूँ इस फॉर्म में, उसी को मैंने यहाँ लिख दिया डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, और कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं लगाई है, वेक्टर कैलकुलस है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज और जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं, स्पेशली बोर्ड में, और क्वेश्चन भी बनते हैं, वो ये है कि हमें मालूम है कि जो डायपोल के बीच की जो लेंथ होती है वो बहुत स्मॉल होती है। क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है, तो मैं ये लिख सकता हूँ सिंस length of dipole moment is very small। ठीक, मीन्स L जो होगा वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा स्मॉल होगा। क्यों, क्योंकि मैंने जो डाइपोल लिया था वो मैंने ये लिया था L, और मैं तो बात कर रहा हूँ कि भैया इसकी लेंथ बहुत छोटी होगी तो L की लेंथ तो और छोटी हो गई। ठीक, तो जब ये बहुत स्मॉल है तो R के कंपैरिजन में ये जो यहाँ पे जो मैंने R लिया था यहाँ पे यूनिट टेस्ट चार्ज का, ये L जो R के कंपैरिजन में क्या होगा, बहुत ही स्मॉल होगा, तो मैं ये कंडीशन लगा सकता हूँ कि L इज वेरी वेरी लेस देन R। और R जब बहुत छोटा होगा, सॉरी L जब बहुत छोटा होगा, तो L जब बहुत छोटा हो गया तो इसका मतलब आप यहाँ क्या समझ रहे हैं कि L बहुत ही छोटा है। तो जब L बहुत छोटा है तो R के कंपैरिजन में ये क्या होगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट। ऐसे समझिए 0.01, इसका अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो और क्या हो जाएगा, 0.0001 ये आ जाएगा। छोटी क्वांटिटी को और स्क्वायर के तो और छोटी हो गई, तो लगभग ये 0 के बराबर होने लग गई है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ की है। तो यहाँ पे क्या होता है कि R के कंपैरिजन में L को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैंने इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो इसको मिटा दे तो क्या आएगा, R स्क्वायर और स्क्वायर का 2 से मल्टीप्लाई कर देगा तो क्या आ जाएगा, R की पावर 4। तो यहाँ पे मैं ये लिखूं तो कोई दिक्कत, R की पावर 4। ठीक, सॉरी डॉट प्रोडक्ट लेते थे, यूनिट वेक्टर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ यूनिट वेक्टर नहीं आएगा। ये जो P और X है ये दोनों एक साथ अगर मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड में तो ये क्या हो जाएगा। ठीक, तो ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए 2P डॉट R 4πε0 R की पावर 4, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ R वेक्टर 4πε0 R की पावर 4, इसको मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है ऐसे। ठीक, तो R से क्या हो जाएगा, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, और ये जो R वेक्टर है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। ठीक,
तो मैं इसको ये लिख दूं तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। क्या है? यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर केवल हमें क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं? ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको अगर मैं हटा भी दूं तो क्यों, किस लिए हटा रहा हूं मैं बता दे रहा हूं। क्योंकि पी और आर की डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो अगर मैं सपोज करिए कुछ 8 आई है, ठीक, और इसी की डायरेक्शन में ये अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? केवल मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा, मैग्नीट्यूड ही मिलेगा ना। तो वही चीज मैंने यहाँ की है, ठीक है। तो जब मैंने ये लिखा तो ये क्या हो गया? आर, आर कैप, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं आर कैप लगा दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे डिपेंडेंसी किसकी पूछता है? इसकी। क्या? कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किस पे डिपेंड कर रहा है? मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है। मीन्स जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। तो मीन्स जो एक्सिस होती है डायपोल मोमेंट, जो डायपोल हम बात कर रहे हैं एक्सिस पे, वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक। तो ये चीज नोटिस रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक्सिस पे वो डायपोल के ही डायरेक्शन में होती है। वो यहां से प्रूव भी होता है, ठीक। और ये जो डिपेंडेंसी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जब हम ये कंसीडर कर लेते तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है? 1/r³ पे। ये बहुत जरूरी है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि r³ पे डिपेंड करते हैं जब हम इसको कंसीडर करते हैं। और या तो ये लिख जाएगा कि जो डायपोल की मूवमेंट की जो लेंथ है, जो डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की जो लेंथ है वो क्या होगी? बहुत ही स्मॉल होगी। ये क्वेश्चन में बोल देगा। इसका मतलब हम ये लगाएंगे उसके बाद एल को क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यही वाले इक्वेशन को फिर सीधे डायरेक्ट हमें यूज करना होगा, उसको नहीं, फिर डायरेक्ट इसको यूज करना होगा, क्योंकि ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में बोल दी जाती है, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन में नहीं, मगर हाँ ये कंडीशन बोल दी जाती है, ठीक। तो ये रहा आपका एक्सिस डायपोल पे। ये याद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, ठीक। अब इसके बाद हम बात करेंगे इक्वेटोरियल की में, कि अगर मैं चार्ज को इस सेंटर के कुछ डिस्टेंस ऊपर अगर मैं रखूंगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उसकी बात करेंगे। फिर उसके बाद हम कुछ इसके इलेक्ट्रिक डायपोल के कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, ठीक। और उसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल खत्म, फिर गॉस लॉ में, ठीक। ओके बेटा, एक चीज यहाँ ध्यान देना, ये इक्वेटोरियल अभी कराऊंगा मैं। अभी एक चीज ये ध्यान देना कि जो मैंने एक्सियल एक्सिस कहा है कि उसमें देखिए कुछ में भी मैं यहाँ कुछ लिखना भूल गया हूँ कि नहीं, एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने विचार से अभी मुझे याद है कि कुछ मैं भूला तो नहीं हूँ। तो एक बार देख लीजिए, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ से मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे होगा, ठीक, फिर से, क्योंकि हो जाती है मिस्टेक, कोई नहीं। देखिए ये एक्स बार है ना, ये देखिए पी आर है, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, ठीक। अब देखिए इसको हम ये लिख सकते हैं, हमें मालूम है कि डॉट प्रोडक्ट अगर हमें करना रहता है इसका, तो हम क्या लिखते हैं? पी वेक्टर आर वेक्टर कॉस थीटा, ठीक। और हमें मालूम है कि जैसे ये एक्सिस पे दो डायपोल है, ठीक। और अगर मुझे यहाँ पे किसी क्यू नॉट पे चाहिए, और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर मैंने आर ले लिया, ठीक। ये डायपोल की डायरेक्शन है और आर की भी डायरेक्शन क्या है? इसी डायरेक्शन में। तो देखिए जब पी और आर की डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब थीटा क्या होगा? 0 डिग्री, क्योंकि आर और थीटा में क्या होगा? सेम एंगल बनेगा। जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हुआ तो मैं क्या लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं। तो देखिए
मैग्नीट्यूड अगर मैं बार में ये मैग्नीट्यूड है और ये भी क्या मैग्नीट्यूड है, तो मैं इसको इससे रिप्लेस कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इसको रिप्लेस कर देता हूँ Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू P डॉट R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर x, ये होगा। शायद मैं यहाँ पे x यूनिट वेक्टर लगाना भूल गया, क्योंकि ये दोनों क्या देगा मुझे, मैग्नीट्यूड दे देगा। ये दोनों मैग्नीट्यूड दे दिए तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरा मैग्नीट्यूड हुआ, तो डायरेक्शन क्या हुआ। तो मैं यहाँ पे शायद आपको x बार लगाना, ये x यूनिट सॉरी x कैप लगाना मैं भूल गया था। तो ये याद रखिएगा x कैप कैसे आया, ऐसे आया है, ठीक है। कहते हैं ना इंसानों से ही गलतियां होती हैं, तो हो गई गलती तो ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। अब उसके अकॉर्डिंग जो मैंने कंसीडर किया था कि अगर मैं L को बहुत कम ले लूं तो अब क्या होगा, L को बहुत कम ले लूंगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, सॉरी Q यहाँ पर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ये भी देख लीजिएगा, देखिए फिर मिस्टेक हो जाती है। क्यों नहीं होगा, क्यों तो P के साथ अंदर चला गया ना, तो ये रहा। तो देखिए ये क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 P R वेक्टर, ये क्या हो जाएगा R की पावर 4 x। अब देखिए इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो क्या होगा, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 P। अब मैं R को मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, R मैग्नीट्यूड, या मैं R वेक्टर लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मैग्नीट्यूड है, और साथ में x कैप अपॉन R की पावर 4, ठीक क्या हो जाएगा R की पावर 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 P। देखिए R और x दोनों क्या है, यूनिट वेक्टर है, दोनों क्या है यूनिट वेक्टर है, और दोनों यूनिट वेक्टर है। और देखिए ये मैंने x माना था, ये डायरेक्शन मैंने क्या ली थी x, ठीक, और R क्या है, R भी x डायरेक्शन में। तो देखिए तो R और ये दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में, तो किसी भी दो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, R यूनिट वेक्टर प्लस x यूनिट वेक्टर, सॉरी प्रोडक्ट x यूनिट और cos 0 0, क्यों, क्योंकि x और R दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये 0 हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, दोनों यूनिट वेक्टर तो क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1, और इन दोनों का प्रोडक्ट जब 1 हो जाएगा तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी 2 P वेक्टर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R Q, ठीक है। तो ये आपकी एक्सियल का केस हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो ये बस थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि इस यूनिट वेक्टर को ना लगाने की वजह से थोड़ा इक्वेशन में ही क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो आप बस इतना कंसीडर कर लीजिएगा, क्योंकि गलत इन्फो जाने से अच्छा है कि अपने इसमें करेक्शन कर लें, ठीक है, क्योंकि इंसानों से गलती होती है। तो एक बार करेक्शन कर लीजिएगा, अगर लिखे हो तो काट लीजिएगा, नहीं तो उसी में x बार लगाते और ये सब चीजें लिख के कर लीजिएगा, नहीं तो एक पेज बर्बाद हो गया तो क्या है, न्यूमेरिकल लगाते तो 10-10, 15-15 पेज बर्बाद हो जाते, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि x वेक्टर लगा के तब आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। अब हम बात करेंगे इक्वेटोरियल की, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, इक्वेटोरियल की, ठीक है। तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा, मैं पहले बोल दे रहा हूं
कि करेक्ट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ओके।